Welcome viewers. Today I am going to discuss some considerable points relating to journal and journal entries for special transactions. आज हम आपके सामने में कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी देंगे जो कि जर्नल के समय में जरूर जर्नल एंट्री बनाने के समय में अनिवार्य रूप से ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए। और साथ ही साथ हम वैसे लेन देनों की भी जर्नल एंट्री बतलाएंगे, विशेष लेन देनों की, जिसकी जर्नल एंट्री बनाने में प्रायः स्टूडेंट्स को समस्या आती है। हमारा जो भी लेक्चर हो रहा है प्रायः डबल एंट्री सिस्टम के बनाए गए फ्रेम्ड रूल्स के अंतर्गत होता है, लेकिन उसको आसानी से कैसे अप्लाई किया जा सकता है इस बात पर हम गौर करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हमारी कोशिश होती है स्टूडेंट्स के बीच में कंसेप्ट दे देना। उसके बाद अगर कंसेप्ट आपके पास है तो किसी भी बुक के किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के पोजीशन में हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ विशेष यादगार या जरूरत की बातों के बारे में बतलाएंगे जर्नल एंट्री से संबंधित, और साथ ही साथ वैसे लेन देनों की चर्चा करेंगे जिसके अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज बनाने में आपको दिक्कत आती है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम का पॉइंट है हमारा, या याद रखने के लिए पॉइंट है हमारा कैपिटल, और दूसरा पॉइंट है हमारा ड्राइंग्स। जैसा कि हम जानते हैं कैपिटल मीन्स अमाउंट ऑफ बिजनेसमैन इनटू देयर ओन बिजनेस as well as introduced amount into their own business is also represented as capital। जैसा कि हम जानते हैं व्यवसाय में उसके मालिक के धन को हम कैपिटल कहते हैं। दूसरे शब्दों में उसके द्वारा लगाए गए धन का भी नाम कैपिटल है। और जस्ट अपोजिट, इफ एनीथिंग विथड्रू बाय बिजनेसमैन फ्रॉम देयर ओन बिजनेस इज रिप्रेजेंटेड एज ड्राइंग्स। अर्थात अगर व्यवसाय के मालिक के द्वारा अपने व्यक्तिगत या घरेलू खर्च के लिए कुछ भी अपने बिजनेस से निकाला जाता है तो हम उसे ड्राइंग्स का नाम देते हैं। तो सबसे पहली समस्या तो हमारे सामने में ये आती है क्वेश्चंस बनाने में कि हम कैसे समझेंगे कि बिजनेसमैन कौन है। याद रखिएगा, या तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही, क्वेश्चन देने के क्रम में ही स्पष्ट रूप से लिखा रहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रमा एंड कंपनी, या रमा मेसर्स रमा, कुछ इस तरीके से फर्स्ट लाइन में ही जिक्र कर देता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मेसर्स रमा जो है वो बिजनेस का ओनर है। मान लीजिए वहां पर इस तरह के का इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, सिंपली लिखा गया पास जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, तो हम क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में ही देखेंगे शायद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश में बिजनेसमैन का नाम भी दिया रहेगा कि रमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। इससे भी क्लियर हो जाता है कि बिजनेस का ओनर कौन है। तो अगर बिजनेस का ओनर, बिजनेस का मालिक कुछ भी बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है तो हम उसे कैपिटल के नाम से लिखेंगे, और अगर विथड्रू करता है तो ड्राइंग्स के नाम से। क्यों, इसका क्या कारण है? तो एज पर डबल एंट्री सिस्टम, नेम ऑफ बिजनेस एज वेल एज नेम ऑफ बिजनेसमैन नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ बिजनेस। कुछ तो सामान्य ज्ञान की बात है कि हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी अपना नाम अगर अपने घर के आगे में लिखते हैं तो बाहर में नेम प्लेट के रूप में लिखते हैं, घर के हर सामान में नहीं लिखते हैं। एग्जैक्टली बिजनेस के नाम को भी अकाउंटिंग के क्रम में हम हेडिंग में पहचान के लिए लिखेंगे कि ये बिजनेस, इस बिजनेस के लेन देनों की अकाउंटिंग हो रही है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और अंदर में जर्नल एंट्रीज बनाने के क्रम में बिजनेस का कोई भी नाम कभी भी नहीं लिखना है। साथ ही साथ डबल एंट्री सिस्टम में एक और रिस्ट्रिक्शन है, नेम ऑफ बिजनेसमैन ऑल्सो नॉट टू बी रिकॉर्डेड। व्यवसाय के मालिक के नाम को भी नहीं लिखना है। तो इस तरीके से न बिजनेस के मालिक का नाम लिखना है, न बिजनेसमैन या ओनर प्रोप्राइटर टर्म लिखना है। उसके बदले में अगर वो कुछ इंट्रोड्यूस करता है तो कैपिटल से रिप्रेजेंट कराएंगे, और अगर विथड्रू करता है फ्रॉम देयर ओन बिजनेस तो उस कंडीशन में हम ड्राइंग्स का नाम से उसको रिप्रेजेंट कराएंगे, लिखेंगे। जिस तरीके से एग्जाम्पल हम आपके सामने में रखने जा रहे हैं, रानी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। रानी बिजनेस स्टार्ट कर रही है पैसा लगा करके। तो इस कंडीशन में वो हम आपको बार बार बताया ट्रांजेक्शंस को लिखने के लिए देयर मस्ट बी मिनिमम 2 ट्रांजेक्शंस। बार बार कह रहे हैं कम से कम 2 बातें होंगी, 2 से अधिक बातें भी होंगी। हम आगे उसके एग्जाम्पल और कंडीशंस को लेंगे। तो अभी फिलहाल जो 2 बातें हैं, 2 एस्पेक्ट्स है, उसकी पहचान करनी है।
तो सबसे पहला एस्पेक्ट तो रानी है, रानी कैश दे करके बिजनेस स्टार्ट करिए, मीन्स दूसरा एस्पेक्ट हमारा कैश है। रानी पर्सनल है और गिवर है, इसलिए क्रेडिट होगा रूल के अकॉर्डिंग। और कैश बिजनेस में रियल है, आ रहा है, डेबिट होगा। लेकिन अभी बतलाएं, बिजनेस के मालिक का नाम नहीं लिखना है, रानी का नाम नहीं लिखना है। इफ दे इंट्रोड्यूस एनीथिंग रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल, तो फाइनली जब हम जर्नल के प्रोफार्मा या कॉलम में एंट्री बनाएंगे तो वहां लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके से जस्ट अपोजिट एग्जांपल नंबर 2 हम आपके सामने में रखना है। कैश विथड्रू बाय बिजनेसमैन, बिजनेसमैन ने रुपया निकाला बिजनेस से, अपने बिजनेस से पैसा निकाला। यहां पर भी दो एस्पेक्ट है, कैश निकाल रहा है, बिजनेसमैन निकाल रहा है। कैश रियल अकाउंट है, आउट हो रहा है बिजनेस से, क्रेडिट करेंगे। बिजनेसमैन पर्सनल है, रिसीवर है, डेबिट करेंगे। बिजनेसमैन न लिख करके हम क्या लिखेंगे बिजनेसमैन की जगह पर, तो ड्राइंग्स टर्म को लिखेंगे। तो फाइनली जब हम जर्नल के कॉलम में लिखेंगे, रफ में आप जैसे भी लिख सकते हैं, रफ में फिर उसको सही फॉर्मेट में ले आना है, सही प्रारूप रूप में ले आना है, और तब फिर जर्नल के कॉलम में लिखना है। तो जर्नल एंट्री जब हम लिखेंगे तो वहां तो फर्स्ट लाइन डेबिट होता है, इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा और टू कैश अकाउंट। अगली समस्या हमारी जो आती है वो गुड्स से रिलेटेड है। गुड्स का मतलब आप जानते हैं कमोडिटी ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, वह वस्तु, वह सामान जिसका हम बिजनेस करते हैं, जिसके सहारे नहीं, जिसका बिजनेस करते हैं, हम उसे गुड्स के नाम से जानते हैं। मान लीजिए हम गुड्स का प्रोडक्शन, जिस भी कमोडिटी का प्रोडक्शन करते हैं या परचेज सेल करते हैं, तो उस कमोडिटी को हम गुड्स के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है, किसी भी बिजनेस के द्वारा गुड्स का डिफरेंट यूज होता है। वो गुड्स को परचेज भी करता है तो सेल भी करता है। अगर क्रेडिट परचेज किया है, कोई कारण से नापसंद है, तो सामान वापस भी कर सकता है, परचेज रिटर्न। क्रेडिट सेल है तो सेल्स रिटर्न भी हो सकता है। इसके अलावा गुड्स के और भी बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे डोनेटेड गुड्स, दान में माल दे दिया। स्टोलन गुड्स, चोरी में सामान चला गया। गुड्स विथड्रू बाय बिजनेसमैन, गुड्स इंट्रोड्यूस्ड बाय बिजनेसमैन, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। इस तरीके से बहुत सारे ट्रांजेक्शंस होते हैं। अब अगर हम सभी जगह गुड्स टर्म यूज करें तो बिजनेसमैन को नेचुरली प्रॉफिट लॉस जानना है, उसे अल्टीमेटली जानना है टोटल परचेजेस क्या हुआ, टोटल सेल्स अमाउंट क्या है, अलग अलग इनके वैल्यू को जानना है। अगर हम सभी ट्रांजैक्शंस में एक ही टर्म गुड्स लिखेंगे तो हम खुद कंफ्यूज्ड रहेंगे कि कौन सा गुड्स परचेजेस के वैल्यू को बतला रहा है, कौन सा गुड्स सेल्स के वैल्यू को या और किसी अन्य वैल्यू को बतला रहा है। इसी कारण से फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम टुडे, गुड्स का यूज एकदम बंद कर देना है, गुड्स लिखना ही नहीं है। गुड्स के जगह पर क्या लिखना है, अगर परचेजेस का कंडीशन है, ट्रांजैक्शन है, तो परचेजेस डायरेक्ट लिखेंगे। सेल्स का कंडीशन है तो सेल्स लिखेंगे। परचेज रिटर्न होने से परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न होने से सेल्स रिटर्न टर्म का यूज करेंगे। अब अदर कंडीशन ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स है तो क्या करेंगे, याद रखेंगे अदर ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स है तो उस कंडीशन में हम स्टॉक लिख सकते हैं या परचेजेस। आपके बुक में ज्यादातर परचेजेस टर्म यूज किया है, लेकिन अल्टीमेटली वो स्टॉक बन जाता है, इसलिए हम स्टॉक भी लिख सकते हैं। आपकी मर्जी, दोनों में से किसी एक टर्म को यूज कर सकते हैं। इसका भी एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, गुड्स परचेज्ड। गुड्स परचेज में दो का एस्पेक्ट कौन सा है, तो एक तो गुड्स है और दूसरा कैश है। गुड्स रियल है, बिजनेस में आ रहा है, परचेज करेंगे तो डेबिट होगा, और कैश रियल है, बिजनेस से पर सामान खरीदेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, क्रेडिट होगा, आउट है, क्रेडिट होगा। अब गुड्स नहीं लिखना है तो गुड्स की जगह पर क्या लिखेंगे हम, परचेजेस। यानी फाइनली जब हम कॉलम में, जर्नल के कॉलम में लिखेंगे तो लिखेंगे एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जस्ट अपोजिट नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, गुड्स सोल्ड टू देव, देव को सामान बेचा। हम आपको पहले ही बतला चुके हैं, जैसे ही ट्रांजैक्शंस में कस्टमर का नाम आ जाता है और कैश और क्रेडिट मेंशन नहीं है तो हम हमेशा उसे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ट्रीट करते हैं। मतलब सामान देव को बेचा, मतलब सामान देव को उधार में बेचा, क्रेडिट में बेचा। इस कंडीशन में जो दो एस्पेक्ट है, कैश तो होगा नहीं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में ऑन द डे ऑफ ट्रांजैक्शन, लेन देन के दिन तो पैसे का सवाल ही नहीं है। इसीलिए यहां पर जो दो एस्पेक्ट है, तो क्या बेचा, तो गुड्स, किसे बेचा, तो देव को। गुड्स रियल अकाउंट है और बेच रहे हैं तो आउट क्रेडिट। देव पर्सनल है, जब हम क्रेडिट में बेचेंगे तो रिसीवर ऑफ गुड्स है, डेबिट। इस तरीके से अब गुड्स नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, गुड्स को मना किए हैं
तो गुड्स के बदले में हम क्या लिखेंगे, सामान बिक रहा है, सेल्स का टर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में देखिए एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5, गुड्स रिटर्न बाय देव, देव ने सामान लौटा दिया। तो इस कंडीशन में सामान आ रहा है और देव गिवर है, देव क्रेडिट होगा, गुड्स डेबिट होगा। लेकिन अभी अभी बतलाए गुड्स नहीं लिखना है। तो गुड्स कौन सा वापस आ रहा है, वापस आने का मतलब है पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेल हुआ तभी तो वापस आ रहा है, इट मीन सेल्स रिटर्न है ये। इसलिए हम गुड्स के जगह पर क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू देव। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, याद रखिएगा, जहां डायरेक्ट नेम ऑफ पर्सन आता है तो उसके साथ अकाउंट टर्म यूज अब नहीं किया जाता है। पहले था कि एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके अकाउंट यूज करते थे, अब कुछ नहीं, बस नाम लिख देना टू देव और कुछ नहीं लिखना है। एक और एग्जांपल आपके सामने में, एग्जांपल नंबर 6, गुड्स रिटर्न टू रहीम, रहीम को सामान लौटाया। इस कंडीशन में रहीम इज द रिसीवर, डेबिट होगा, और गुड्स रियल है, आउट हो रहा है, क्रेडिट होगा। यहां पर भी गुड्स नहीं लिख करके रहीम को लौटाया, मतलब सामान आया मीन्स परचेज हुआ है, देन रिटर्न, इसलिए परचेज रिटर्न। नेक्स्ट है अदर कंडीशंस ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स, गुड्स से संबंधित अन्य लेन देन होने पर, इससे अलग लेन देन होने पर, जैसे डोनेटेड गुड्स। इसमें एक एस्पेक्ट डोनेशन है, लॉस है बिजनेस के लिए, डोनेशन नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट होगा। गुड्स रियल है, आउट हो रहा है, दान में देंगे तो सामान जाएगा, क्रेडिट होगा। लेकिन गुड्स नहीं लिखना है, क्या लिखेंगे, या स्टॉक या परचेजेस, आपकी मर्जी। और डोनेशन तो डोनेशन की जगह लिखा जाएगा, तो एंट्री बनेगी डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। नेक्स्ट होगा गुड्स इंट्रोड्यूस्ड बाय बिजनेसमैन, बिजनेसमैन ने सामान लगाया बिजनेस में, तो गुड्स है, रियल अकाउंट है, बिजनेस में आ रहा है, डेबिट करेंगे। बिजनेसमैन पर्सनल है, गिवर है, क्रेडिट करेंगे। ना तो हम गुड्स लिखने के लिए बोले हैं और ना ही बिजनेसमैन टर्म लिखने के लिए बोले हैं, तो गुड्स के जगह पर क्या लिखेंगे, तो गुड्स का यहां पर अभी अभी बतला रहे हैं, सामान अदर ट्रांजैक्शंस गुड्स से रिलेटेड रहने से परचेजेस टर्म ज्यादातर यूज किया जाता है, तो गुड्स के जगह पर हम परचेजेस अकाउंट डेबिट लिखेंगे। और बिजनेसमैन में वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, देन रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। नेक्स्ट स्पेशल ट्रांजैक्शन इज ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू चेक। कभी कभी आपके क्वेश्चन में चेक के लेन देनों की समस्या दी जाती है, याद रखिएगा। चेक आइदर रिलेटेड विथ कैश और समटाइम्स रिलेटेड विथ बैंक, चेक का संबंध या तो कैश से होता है या बैंक से। हम कैसे समझेंगे कि किसी भी ट्रांजैक्शंस में चेक रिलेटेड है कैश से या चेक रिलेटेड है बैंक से, हमेशा याद रखना है। जस्ट चेक रिसीव्ड है, चेक रिसीव्ड मीन्स चेक रिसीव्ड बाय बिजनेस एंड रिटेन्ड इनटू बिजनेस, बिजनेस में पड़ा हुआ है, बैंक से इसका कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, इस कारण से इस कंडीशन में हम चेक को रिप्रेजेंट कराएंगे कैश। और यहीं पर अगर कहा जाता है चेक रिसीव्ड और क्लियर कट सेम डेट सेम सेंटेंस में है एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, उसी दिन उसी तारीख में चेक मिलने के बाद हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, या हमने सामान बेचा और बेचने के बाद रास्ते में बैंक में जमा करते हुए बिजनेस आए, तो उस कंडीशन में भी पैसा दुकान में नहीं आ रहा है, पैसा डायरेक्ट कहां पे आ रहा है, बैंक में। चेक का संबंध किससे है, तो बैंक से। या इसके अलावा एक और कंडीशन है पेमेंट बाय चेक। अनडाउटेबली हमेशा याद रखना है, जैसे ही चेक देंगे, हर एक कस्टमर जिसको हम चेक दे रहे हैं, हर एक व्यक्ति जिसको हम चेक दे रहे हैं, कंपलसरी मेरे बैंक अकाउंट से पैसा निकालेगा, वापस मेरे पास आकर के नहीं कहेगा कि चेक रखिए पैसा दीजिए। तो इस कंडीशन में पेमेंट बाय चेक ऑलवेज, इस कंडीशन में चेक का संबंध बैंक से है, तो उस कंडीशन में चेक के को रिप्रेजेंट कराएंगे हम बैंक से। जैसे एग्जांपल में कैश सेल्स एंड रिसीव्ड चेक, सिंपली लिखा हुआ है रिसीव्ड चेक और कुछ कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, इट मींस चेक रिसीव्ड बाय बिजनेस एंड रिटेन्ड इनटू बिजनेस, व्यवसाय में ही पड़ा हुआ है, मतलब वो कैश है। इस कंडीशन में एक एस्पेक्ट चेक है, दूसरा गुड्स है। चेक रियल है, आ रहा है, डेबिट करेंगे, गुड्स रियल है, आउट हो रहा है, क्रेडिट करेंगे, लेकिन चेक नहीं लिखेंगे। चेक के बदले में चूंकि इसका संबंध अभी कैश से है, बैंक से कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हुआ, इसलिए कैश लिखेंगे। और गुड्स तो पहले ही मना कर चुके हैं लिखने के लिए, तो गुड्स का क्या हो रहा है, तो सेल्स, इसलिए गुड्स की जगह पर सेल्स। फाइनली जब हम कॉलम में लिखेंगे जर्नल में, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट एग्जांपल है चेक रिसीव्ड फ्रॉम राजेश, राजेश से चेक मिला, बात वही है, राजेश पर्सनल है, गिवर है, क्रेडिट है, बिजनेसमैन नहीं है, याद रखिएगा।
बिजनेसमैन के बारे में बतलाए या तो क्वेश्चन के ऊपर में, या स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में अगर नाम रहेगा तब मानेंगे। और बिजनेस का मालिक बिजनेस में चेक देने का प्रश्न नहीं है, या देता भी है तो उस कंडीशन में भी चेक के जगह पर कैश लिखेंगे। और बिजनेसमैन दे रहा है, बिजनेसमैन कुछ भी दे रहा है तो कैपिटल रिप्रेजेंट कराएंगे। फिलहाल राजेश पर्सनल है, गिवर है, क्रेडिट करेंगे, और चेक रियल है और बिजनेस में आ रहा है, डेबिट करेंगे। लेकिन चेक नहीं लिख करके क्या लिखेंगे? कैश। जस्ट अपोजिट, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सेम डेट में, सेम सेंटेंस में है। इसका मतलब या पेमेंट बाय चेक, ये दोनों कंडीशन ऐसा है, जबकि चेक के बदले में बैंक लिखा जाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में चेक रिसीव फ्रॉम जॉय एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एकदम उसी सेंटेंस में लिख दिया है। तो उस कंडीशन में चेक रियल है, आ रहा है, डेबिट करेंगे, लेकिन चेक नहीं लिख करके इसका संबंध किससे है? तो बैंक से, इसलिए बैंक को डेबिट करेंगे। और जॉय पर्सनल है, गिवर है, क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12 है आपका, बिल्डिंग परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। हमने बिल्डिंग खरीद करके चेक से पेमेंट किया था। बिल्डिंग रियल अकाउंट है, आ रहा है, डेबिट करेंगे, और चेक रियल अकाउंट है, जा रहा है, क्रेडिट करेंगे। लेकिन चेक नहीं लिख करके उसके बदले में क्या लिखेंगे? तो बैंक को रिप्रेजेंट कराएंगे, चेक का संबंध बैंक से। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम या स्पेशल एंट्री आता है हमारा कंबाइंड या ज्वाइंट एंट्री से रिलेटेड। हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी एक ही जैसा लेन देन एक ही डेट में सेम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस रहता है, तो अलग अलग एंट्री लिखने में वेस्ट होता है टाइम का, वेस्ट होता है एनर्जी का। इस कारण से साइंटिफिक सिस्टम होने के कारण डबल एंट्री सिस्टम में प्रोविजन है कि अगर सेम डेट और सेम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस है तो ऐसे ट्रांजेक्शंस को मिला करके एक साथ एंट्री करेंगे। इससे टाइम की भी बचत होगी और हमारा एफर्ट भी कम लगेगा। जैसे एग्जांपल के रूप में याद रखना है, कंबाइंड या ज्वाइंट एंट्री कब करेंगे? जब सेम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन होगा, ऑन सेम डेट होगा। जैसे एग्जांपल में कैश रिसीव फ्रॉम रमा एंड श्यामा, रामा और श्यामा से रुपया मिल रहा है। तो इस कंडीशन में एक एस्पेक्ट तो कैश है, दूसरा रमा है, तीसरा श्यामा है। हम आपको शुरू में बतलाए थे, बार बार बतलाए थे, मिनिमम 2 एस्पेक्ट, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, जैसा आपके सामने में। इस कंडीशन में कैश तो रियल है, आ रहा है, डेबिट करेंगे। रमा पर्सनल है, गिवर है, क्रेडिट करेंगे। श्यामा भी पर्सनल है, गिवर है, क्रेडिट करेंगे। अब सवाल यहां पर ये उठता है, जब एक से ज्यादा ट्रांजेक्शंस डेबिट या क्रेडिट में लिखा जा रहा है तो हम अकाउंटिंग जर्नल में जब बनाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? याद रखेंगे, फर्स्ट लाइन फॉर डेबिट, एक है तो एक से ज्यादा है तो उसको भी लिखेंगे। और सेकेंड लाइन, इसके बाद डेबिट लिखने के बाद तब हमारा क्रेडिट के आइटम्स को लिखने का जगह आता है। तो क्रेडिट में यहाँ पर रमा और श्यामा दोनों है, दोनों को हम क्रेडिट करेंगे, दोनों के कंबाइंड अमाउंट से कैश डेबिट होगा। एक और एग्जांपल हम इसमें ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 14, रेंट एंड वेजेस पे। रेंट, वेजेस, पे। इस कंडीशन में रेंट और वेजेस दोनों नॉमिनल एक्सपेंसेस डेबिट होगा और कैश रियल है, आउट है, क्रेडिट होगा। यहाँ पर डेबिट में 2 है, तो पहले हम डेबिट के आइटम्स को लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, एंड देन टू कैश। और कैश में हम कंबाइंड अमाउंट लिखेंगे डेबिट का, इन दोनों के टोटल अमाउंट को लिखेंगे। जर्नल एंट्रीज ऑफ स्पेशल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड अनेक समस्याएं बच जा रही हैं। इन कारणों से हम उन समस्या की जानकारी अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उन समस्याओं में मुख्य रूप से डिस्काउंट की समस्या, ट्रेड डिस्काउंट हो या कैश डिस्काउंट हो, या इसके अलावा फुल सेटलमेंट या अकाउंट क्लोज करने के लिए अगर हम कस्टमर्स को कहते हैं तो क्या अकाउंटिंग होगी, अगर कोई कस्टमर हमारा इंसॉल्वेंट हो जाता है तब क्या अकाउंटिंग करेंगे, और ओपनिंग जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड जानकारी देंगे। साथ ही साथ आपको मालूम होना चाहिए कि पर्सनल अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टू रिकॉर्ड देम इनटू डेबिट एंड क्रेडिट साइड, पर्सनल अकाउंट्स आर क्लासिफाइड एज नेचुरल एंड अननेचुरल। नेचुरल मीन्स जहां पर स्पष्ट रूप से क्लियर कट कस्टमर्स का या दुकानों का या इंस्टीट्यूशन का नाम आता है हमारे बिजनेस लेन देन में, हम उसकी अकाउंटिंग तो कर चुके हैं। लेकिन जहां रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पर्सन, स्पष्ट नाम नहीं आता है लेकिन नाम का संबोधन है, ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के नाम से अकाउंटिंग करना, जर्नल एंट्रीज करना नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे। थैंक यू।